पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब मेलिम ड्रैगन पकड़ रहा था तब रिमूरू, रमीरिस और अन्या ने भूमिगत भूल भुलैया का निर्माण शुरू किया। तैयारियां आगे बढ़ने के साथ जुरा ग्रैंड फॉरेस्ट से लोग धीरे धीरे मॉन्स्टर फेडरेशन की ओर आने लगे। शहर में कहीं कहीं साहसिक लोगों का आगमन दिखने लगा। तो विभिन्न देशों के लोगों के आने से मॉन्स्टर फेडरेशन में क्या रोचक घटनाएं होंगी? इस एपिसोड में हम उस समारोह के बारे में बात करेंगे जहां कई समूहों ने रिमूरू को सम्मान दिया। भूल भुलैया के शुरुआती निर्माण के कुछ दिन बाद महान व्यापारी मुमैल भी मॉन्स्टर फेडरेशन पहुंचे। मुमैल, रिगार्डो और अन्या से मिलने के बाद रिमूरू ने अपनी योजना बताई। उन्होंने मोमेल को वित्त विभाग का प्रमुख बनाने और व्यापार व प्रचार विभाग सौंपने का इरादा किया ताकि देश के लिए उनका पूरा उपयोग हो सके। लेकिन शर्त थी कि उन्हें आगामी राष्ट्रीय स्थापना समारोह में सर्वमान्य परिणाम हासिल करने होंगे। मोमेल ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही राक्षस महासंघ की जांच के बाद उन्हें समझ आया कि रिमूरू ने भूमिगत भूल भुलैया और ओपरा हाउस जैसी बड़ी इमारतें क्यों बनाएं। साहित्य मोमेल ने रिमूरू की दूरदर्शिता की प्रशंसा की, जिससे रिमूरू आश्चर्यचकित हो गया। रिमूरू हैरान रह गया जब मोमेल ने उसके कार्यों के पीछे के व्यापक इरादों की व्याख्या की। मोमेल के अनुसार राक्षस महासंघ के उदय के बाद जुरा ग्रैंड फॉरेस्ट स्थिर हो गया था। इस बदलाव से वे साहसी लोग बेरोजगार हो गए जो पहले जंगल में शिकार करते थे। एक समाधान के रूप में रिमूरू ने साहसी लोगों को रोजगार देने के लिए एक भूल भुलैया बनाया, जिससे भूमिगत क्षेत्र काम कर इससे राष्ट्र निर्मित उपचार, औषधि और उपकरणों की बिक्री संभव हुई। इसके अलावा बसने के इच्छुक साहसी लोगों को जमीन के ऊपर स्थित सराय और ओपेरा हाउस जैसी मनोरंजन सुविधाओं पर अपनी कमाई खर्च करने का मौका मिला। मोमेल का मानना था कि भूल भुलैया का मुख्य उद्देश्य साहसी लोगों को कमाने और खर्च करने की जगह देना था। रिमूरू के आश्चर्य के लिए मोमेल ने एक ऐसी योजना बताई जिसके बारे में रिमूरू ने भी पूरी तरह से नहीं सोचा था। आश्चर्य से उबरकर रिमूरू ने मोमेल को इस योजना का प्रबंधन सौंपा, जिसे उसने उत्साह से स्वीकार किया। उसने ये भी कहा कि वह राष्ट्रीय स्थापना उत्सव को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। इस प्रकार अखाड़े का निर्माण, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, विभिन्न स्टॉल और भूमिगत भूल भुलैया, लगभग सभी तैयारी के काम पूरे हो गए। समय बीतने के साथ जुरा ग्रैंड फॉरेस्ट की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि नए दानव स्वामी के जन्म का जश्न मनाने या रिमूरू की ताकत परखने के लिए राक्षस महासंघ की ओर आने लगे। इस मौके पर रिमूरू ने औपचारिक पोशाक पहनी। खाने की मेज पर चावल के लड्डू की तरह वह अपने स्लाइम रूप में वेदी पर पूजा गया। हालांकि रिमूरू ने वेदी पर नकली रखने का सुझाव दिया, पर उसके अधिकारियों ने मुस्कुराकर इस विचार को खारिज कर दिया। दर्शन समारोह में शामिल सभी लोग सम्मान गार्ड की तरह कपड़े पहने थे। असामान्य औपचारिक पोशाक में रिमूरू के दोनों ओर खड़े। इस गंभीर माहौल में रिगुरुतो और रिगुरु दूतों का स्वागत करने गए। इस बीच नागरिकों की सुरक्षा के लिए 200 कुलीन योद्धा शहर भर में छिपे हुए थे। ध्यान दें, दियाब्लो और हकूरू, जो पहले फॉलमाउथ तख्तापालत योजना में शामिल थे, वे अभी लौट नहीं सके क्योंकि वे योमू थे हीरो के राज्याभिषेक समारोह और एक नए राष्ट्र के गठन में मदद कर रहे थे। इस तरह दर्शन समारोह भव्य रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले कमजोर जातियां प्रवेश करने लगे, जैसे कि पगल पुरुष। शक्ति की कमी के कारण इन जातियों ने अपने क्षेत्र बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। एक शक्तिशाली राक्षस स्वामी के उभरने से रबिडमैन के प्रतिनिधि डर से इतने कांप रहे थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। हालांकि रिमूरू का उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं। रिगोरितो के प्रबंधन में ये कमजोर जातियां सफलतापूर्वक मॉन्स्टर फेडरेशन में शामिल हो गईं। इसके बाद छिपकली, ऑर्क्स और ट्रांट्स जैसी जातियां आईं। मॉन्स्टर फेडरेशन से अच्छे संबंध रखने वाली इन जातियों ने आसानी से अपनी बैठकें पूरी की। विशेष रूप से ट्री फेरी की 2 बहनें त्रेया और डोरिस रिमूरू से मिलीं। वे प्राचीन काल से फेरी क्वीन रिमार्स की सेवा कर रही थीं और अब ट्रिएंट्स की ओर से
सुंदर रिमार्स की सेवा के लिए मॉन्स्टर फेडरेशन में आने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से रिमुरु सहमत हो। उन्होंने बसने के लिए भूल भुलैया की 85वीं मंजिल चुनी, जो अंदर के कुछ पूरी तरह सुरक्षित स्थानों में से एक था। पहले बीस्टमैन देश के शरणार्थी वहां रहते थे। अब ट्रायंट्स के आने से यह मंजिल आरंभ के लिए आदर्श वन महानगर में बदल जाएगी। मंजिल पर आने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ होगा और बड़ी शक्ति पाएगा। वहां की हथियार दुकान भी बाहर अनुपलब्ध उच्च स्तरीय उपकरण बेचेगी, जो यात्रियों को मजबूत बॉसेस से लड़ने में मदद करेगी। दर्शकों के समारोह के तीसरे दिन निर्धारित समय पर जंगल की सबसे शक्तिशाली जातियों के साथ बैठक हुई। जैसे ही रिमुरु बैठे, हॉल के बाहर हलचल सुनाई दी। शुन्ना ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं, जबकि शयन ने आंखें तरेर कर अपना गुस्सा रोका। दरवाजे खुलने पर गोजू और मेजू यानी बैल सिर और घोड़ा सिर जनजाति अंदर आए। प्रत्येक 10 युवा योद्धाओं को साथ लाया, एक दूसरे को घूरते हुए दूसरे पक्ष पर हावी होने। कहा जाता था कि इन दोनों जनजातियों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उनके युद्ध सदियों तक चले। इस बार वे दानव भगवान का पक्ष पहले पाना चाहते थे, अपने संघर्ष में जीतने और रिमुरु से मिलने के लिए उत्सुक थे। रिमुरु को यह बातचीत मुश्किल लगी। कभी कभी सोचा कि उससे डरने वाले पागल लोगों से बात करना आसान था। जब रिमुरु ने गोजू और मेजू को देखा तो यूज एक विचार आया। यूज ग्रीक पौराणिक कथाओं के मिनोटॉर की याद आई, एक प्राणी जिसका शरीर मनुष्य का और सर बेल का था, जो डेडालुस और इकारस द्वारा राजा मिनोस के आदेश पर बनाई गई भूल भुलैया के। रिमुरु की दुनिया में भूल भुलैया में मिनोटॉर रखना लगभग एक परंपरा थी। रिमुरु के सामने खड़ा गोजू पौराणिक मिनोटॉर से काफी मिलता जुलता था, चूंकि उसकी नई भूमिगत भूल भुलैया को मध्य स्टार के बॉस की जरूरत थी। गोजू और मेजू एकदम सही लगे। रिमुरु ने उन्हें भूल भुलैया की रक्षा के लिए स्थानांतरित करने पर विचार। उनकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उसने थोड़ा बल प्रयोग कर। हालांकि रिगुरुतो ने मांसपेशियां फूला कर कहा कि वो गोजू और मेजू को अपनी ताकत दिखाएगा। क्रोधित बुजुर्गों ने चुनौती स्वीकारी, जबकि रिगुरुतो रिमुरु की मंजूरी का इंतजार करता रहा। अचानक शहर के बाहर से एक शक्तिशाली आभा निकली। एक विशाल राक्षसी उपस्थिति ने शुन्ना की सुरक्षा बाधा को तोड़ दिया। रिमुरु मानव रूप में लौटा और बेनिमुरु के साथ गडबाड़ी के स्रोत की ओर बढ़ा। वहां कुरिनय के 10 सदस्य 3 रंजीम बालों वाले व्यक्तियों को घेरे हुए थे। चैन ने उनसे बात की, पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। रिमुरु समझ गया कि वे दानव भगवान का खिताब पाने आए थे। रिमुरु के कुछ करने से पहले चैन ने अपमानित महसूस कर तीनों से टकराव शुरू किया, दानव भगवान के समय का महत्व बताते हुए। लड़ाई शुरू हुई और चैन ने आसानी से तीनों को हरा दिया। वे विशाल दानव लॉर्ड डेग्रुल के बेटे निकले, जिन्हें उनके दुर्व्यवहार के लिए पिता ने रिमुरु के पास अनुशासन हेतु भेजा था। रिमुरु ने डेग्रुल का पक्ष लेने का मौका देखा और उन्हें चैन के अधीन रखा, इस नाटकीय घटना को समाप्त करते हुए। हॉल में लौटने पर पहले विद्रोही गोजू और मेजू अब पीले और कांप रहे थे। उनका घमंड गायब। चैन की शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने रिमुरु के प्रति वफादारी दिखाई। अभी भी नाराज रिगारुदो को शांत करने के बाद रिमुरु ने उन्हें माफ कर मॉन्स्टर फेडरेशन में शामिल किया। बाद में गोजू मेजू संघर्ष से पीड़ित एल्फ भूमिगत भूल भुलैया की 95वीं मंजिल पर गए, वहां के जीवंत वन शहर में योगदान देते हुए। समारोह के अंतिम दिन की आहट के साथ मॉन्स्टर फेडरेशन के सभी अधिकारी उत्सुकता से एकत्र हुए। मेहमानों की प्रतीक्षा में रिमुरु ने द्वार पर एक तेजस्वी उपस्थिति महसूस की। ये कुशा पर्वत से आई पूरी तरह सशस्त्र लंबी नाक जनजाति थी, जो रिमुरु के क्षेत्र में एक स्वतंत्र शक्ति थी। उन्हें तेंगु भी कहा जाता था, जिन्हें देवदूतों ने पर्वतीय भेदिया जाति के शरीरों का उपयोग करके बनाया। नाम के विपरीत उनकी नाक लंबी नहीं, बल्कि सूंघने की शक्ति तीव्र थी। इस जाति की उत्पत्ति कीड नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति से हुई थी, जो तेंगु का वरिष्ठ था। उनकी बेटी, जो 300 साल की गर्भावस्था के बाद जन्मी, तेंगु की वास्तविक नेता थी और समूह के अग्रभाग में खड़ी यह युवा लड़की वास्तव में सेफ्ट बुद्धे व्यक्ति हकुरु की पुत्री थी। बेनिमुरु ने पहले तेंगु जनजाति का दौरा किया था, जिसका विवरण और फेडरेशन से समझौता अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा।
इसमें बेनिमुरु और मोमिजी की कहानी तथा मॉन्स्टर फेडरेशन की प्रेम व्यवस्था की स्थापना भी शामिल होगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये तेंसुरा लाइट नॉवल वॉल्यूम 8 की समीक्षा का अंतिम एपिसोड है। इस भाग में हम बेनिमारु और तेंगु जनजाति की बातचीत, हकुरा का अतीत, अराकी बैकुया का नाम सुनकर बेनिमारु आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने यह भी देखा कि हालांकि किड तेंगु जनजाति का बड़ा था, उसका जादुई स्टार काफी कम था। किड ने मोमिजी को जन्म देने और नाम देने के लिए अपनी सारी जादुई शक्ति, यहां तक कि जीवन शक्ति भी बिना किसी परिणाम के कई लोगों ने अभी पी हुई चाय अनजाने में थूक दी। पास में अल्बिज हैरान रह गया और उसका खा रहा सूख गई। जल्दी से मां को चुप कराने की कोशिश की, पर की ने उसे रोक लिया। बाद में की ने बेनिमारु से वादा किया कि वो दानव राजा रिमुरु के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। वो मॉन्स्टर संघ की वफादारी पर विचार करेगी, पर केवल अगर बेनिमारु मोमिजी का साथी बने। असमंजस में बेनिमारु ने जवाब टालकर रातों रात मॉन्स्टर संघ लौटने का फैसला किया। यह खबर स्वाभाविक रूप से मॉन्स्टर संघ के अधिकारियों में हलचल मचा दी। हकुरा भी हैरान था। याद आया कि कई साल पहले की ने एक रात बिताकर यूज छोड़ दिया था। अचानक बेटी होने की खबर पाकर हकुरा घबरा गया। जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, पर स्थिति संभालने का तरीका नहीं पता था। बाद में मोमिजी बुजुर्गों की ओर से मॉन्स्टर संघ आई और आधिकारिक बैठक शुरू हुई। अप्रत्याशित रूप से वार्ता बहुत सुचारू रूप से चली। मुरु ने वादा किया कि मर्ग अनुमति और सुरंगों की स्थापना के तहत मॉन्स्टर फेडरेशन तेंगु क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा और संकट भी है और रखाइल की जरूरत नहीं। मोमिजी ने चमकती आंखों से उसे देखा। अल्बिस की चुनौती स्वीकार करते हुए बेनिमारु की पत्नी बनने का संकल्प लिया। इसके बाद आधुनिक समझ के अनुभव से रिमुरु ने घोषणा की कि मॉन्स्टर फेडरेशन स्वतंत्र प्रेम पर आधारित एक विवाह प्रणाली अपनाएगा। उस दिन से मोमिजी और अल्बिस के अलावा बेनिमारु की अन्य प्रशंसक महिलाएं भी आक्रामक रूप से उसका पीछा करने लगीं। इस बीच रिमुरु ने शुना और शियोन की मुस्कान के बीच भविष्य की नीतियों पर विचार किया। इस तरह स्वागत समारोह आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ। जल्दी से खाना खत्म कर रिमुरु ने अपडेट देने सभी अधिकारियों को बैठक कक्ष में बुलाया। इस बैठक में सभी अधिकारी, तूफानी ड्रैगन वेल्दोरा, दानव राजा रमीरिस और उनके सहयोगी भी मौजूद थे। वित्त मंत्री मोमिल का परिचय देने के बाद स्थापना उत्सव की इसके बाद मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, ओपेरा प्रशंसा कार्यक्रम और मॉन्स्टर फेडरेशन का टेक एक्सपो होगा, जो महाद्वीप पर अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। इससे रईस और आम लोग दोनों मॉन्स्टर फेडरेशन के आकर्षण को समझ पाएंगे। राष्ट्रीय उत्सव के तीसरे दिन लंबे समय से प्रतीक्षित भूमिगत भूल भुलैया का अनावरण किया जाएगा। वेल्डोरा और रामरिस के प्रयासों से भूल भुलैया की संरचना और बॉस को मजबूत किया गया था। खास बात यह है कि पहले 50 स्तरों के नियमित बॉस के अलावा 23वें स्तर का संरक्षक एडेलमैन होगा। शून्य से हारने के बाद एडेलमैन ने रिमुरु को अपना नया भगवान माना और उसकी वफादारी से सेवा की। 73 से 80 स्तर जिजिन और इपिटो के संरक्षण में होंगे। पहले ये कीट राक्षस रिमुरु के लिए शहद इकट्ठा करते थे, लेकिन वेल्डोरा के प्रशिक्षण के बाद वे कुशल योद्धा बन गए और अब भूमिगत भूल भुलैया के संरक्षक हैं। 9वें स्तर की रक्षा कामरा एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी कर रही थी। क्लेमैन की हार के बाद रिमुरु ने उसे बचाया और अब वह भूल भुलैया की एक शक्तिशाली रक्षक थी। इन सेटिंग्स के साथ भूल भुलैया लगभग पूरी हो गई थी। अब खिलाड़ियों के पहले बैच का परीक्षण और फिर सुधार करना बाकी था। बैठक के अंत में सोई चौंकाने वाली खबर लेकर आए। दास व्यापारी, एक शक्तिशाली अपराधी संगठन जो छोटे देश जितना ताकतवर था, को प्रकाश गति नायक मासायुकी ने नष्ट कर दिया। पश्चिमी देशों का यह तथाकथित सबसे मजबूत नायक अब मॉन्स्टर फेडरेशन की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसने एल्फ दासों को मुक्त करने का दावा किया, अफवाहें थीं कि मासायुकी राक्षस राजा को हराना चाहता था। राष्ट्रीय उत्सव चल रहा था, कोई नहीं जानता था कि मासायुकी अब क्या करेगा। यह सुनकर
रिमुरु के दिल में बेचैनी का एक निशान भर गया था। किसी भी वृद्ध को रोकने के लिए रिमुरु ने आखिरकार ज्यादातर मुठभेड़ों में विरोधी मासायुकी के तलवार निकालते ही आत्मसमर्पण कर देते थे। जिन्होंने युद्ध देखा था उन्हें लगा कि मासायुकी ने तत्काल आक्रमण किया था। इसलिए जो विवरण नहीं जानते थे उन्होंने मासायुकी को अकल्पनीय शक्तिशाली माना और उसे प्रकाश गति नायक का खिताब दिया। किताब में मासायुकी एक महत्वपूर्ण किरदार था, जिसे अक्सर भाग्य का राजा कहा जाता था। रिमुरु की तुलना में वह फंतासी कहानियों के आदर्श नायक से अधिक मिलता जुलता था। हम आगे की चर्चाओं में इस पर और गहराई से बात करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज से हम उपन्यास के 9वें खंड की समीक्षा करेंगे। अगर इस एपिसोड से हम टेंसुरा लाइट नॉवल वॉल्यूम 9 की समीक्षा करेंगे। ये खंड मुख्यतः मॉन्स्टर फेडरेशन के संस्थापक उत्सव की घटनाओं पर केंद्रित है। हम अपनी चर्चा को 5 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम आगंतुक मेहमानों के साथ रिमुरा की बातचीत पर ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले बताया था कि मॉन्स्टर फेडरेशन के उत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समय बीतने के साथ विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति धीरे धीरे फेडरेशन पहुंचे। कई व्यापारी और साहसी भी, जिन्होंने उत्सव के बारे में सुना था, शहर में जमा। यह वाकई एक भव्य अवसर था। हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब दानव राजा सिंहासन पर बैठेंगे। मौलमू की मदद से स्वागत और ठहरने की व्यवस्था बेहद सुचारू रूप से की गई। ओने राजा गजेल, ब्लूमुंड के राजा और फालमाउथ के नए राजा न्योमू जैसे महत्वपूर्ण मेहमानों से मिलने के बाद रिमुरु आखिरकार कुछ समय निकल पाए। टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल करके वे इंग्रेसिया साम्राज्य गए, अपने छत्रों और युकी कागुराज़ाका को उद्घाटन समारोह में बुलाने के लिए। युकी से मिलकर और हाल की बातें याद करके रिमुरु को इंग्रेसिया में वापस आने की गर्मजोशी महसूस हुई। जाने पहचाने चेहरे देखकर उनका मन हल्का हो गया। युकी से बातचीत सहज हो गई और रिमुरु ने मॉन्स्टर फेडरेशन आने का न्योता दिया। बातचीत के दौरान युकी थोड़ी देर के लिए गए और एक अजीब सूट पहने एक महिला के साथ लौटे। नीली आंखें, सुनहरे बाल और लंबे नुकीले कान वाली वो महिला निश्चित रूप से एक योगिनी थी। गिल्ड किगाली की अब कमांडर थी। बातचीत के दौरान रिमुरु ने किगाली की हाल की उपलब्धियों के बारे में जाना। उसने पश्चिमी खंडाहार सोमा का व्यापक पता लगाया था, जिसे वो अवशेष खोज में शीर्ष व्यक्ति बन गई थी। अब वो B+ रैंकिंग खोजकर्ताओं को सिखाती है, लाभ से ज्यादा प्राचीन इतिहास की खोज के रोमांच पर जोर देती है। किगाली का जुनून रिमुरु को क्लेमेन के महल के बाद मिले एक कंचुए खंडहर की याद दिलाता था, जो शायद क्लेमेन के जादुई उपकरणों का स्रोत था। हालांकि रिमुरु ने खोज पर विचार किया, लेकिन वो कलाकृतियों के नुकसान के डर से हिचकिचाया। रिमुरु के सामने बैठी महिला इसी क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। इसलिए खोई हुई सभ्यताओं को उजागर करने और उनकी कहानियों को दुनिया में लेने के लिए रिमुरु ने किगाली को यह काम सौंपा। वो चाहता था कि वो उसके साथ खोज के लिए एक विशेष शोध दल बनाए। प्राचीन अवशेषों में स्वाभाविक रुचि होने के कारण किगाली ने तुरंत ये काम स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही उनकी बैठक समाप्त हो गई। रिमुरु युकी के साथ अगले गंतव्य फ्रीडम एकेडमी ऑफ इंग्रेसिया पहुंचे, जो कुशल व्यक्तियों के विकास के लिए प्रसिद्ध है। प्रशासन से अभिवादन के बाद रिमुरु सीधे कक्षाओं की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजा खुला, उत्साहित एलिस सीधे रिमुरु की बाहों में कूद गई। गाले, रियोता और केन्या भी जाल्ड आ गए। शिकायतीन और खुशी की हंसी के साथ रिमुरु के चेहरों और जामा हो गए। अंत में क्लो आए, दिल को छू लेने वाली मुस्कान के साथ रिमुरु की ओर दौड़ी। अपने छात्रों को अभी भी खुशहाल देखकर रिमुरु का मन और भी प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने बच्चों को मॉन्स्टर फेडरेशन घूमने का निमंत्रण दिया। ये सुनकर बच्चे उत्साह से भर गए। ऊर्जा और बातचीत का तूफान मच गया। वे जल्दी से अपने कमरों में सामान पैक करने लौट गए। पास के एक शिक्षक ने आमतौर पर शांत छात्रों के इस अचानक उत्साह से चकित होकर चुपचाप एक लंबी सांस ली। एक पल सोचने के बाद इस नए प्रशिक्षक ने दृढ़ नजर से रिमुरु और युकी को संबोधित किया। उसने अपनी चिंताएं व्यक्त की, क्योंकि क्षमताएं तेजी से बढ़ रही थीं और वह उन्हें चुनौती देने में असमर्थ हो रहा था।
उनकी निरंतर प्रगति के लिए उन्हें एक अधिक कुशल मार्गदर्शक की जरूरत थी। मगर समस्या थी आरंक या उच्च साहसी स्टार के किसी व्यक्ति को इन बच्चों पर समय लगाने के लिए राजी करना। रिमुरु ने सुझाव दिया कि बच्चे मॉन्स्टर फेडरेशन में प्रशिक्षण लें, लेकिन दूसरों ने कहा कि रिमुरु का देश ज्यादातर राक्षसों का है, इससे बच्चों की मानव समाज की समझ कमजोर हो सकती है। साथ ही बच्चों के लिए अपनी आंतरिक आत्मा शक्तियों को गहराई से समझना जरूरी था। कुछ देर तक तीनों ने एक संतोषजनक समाधान खोजने की कोशिश की। उन्होंने कुछ दिन आराम करने और फिर गहन चर्चा के लिए मिलने का फैसला किया। रिमुरु ने परिवहन द्वार का उपयोग करके बच्चों को मॉन्स्टर फेडरेशन वापस लाया। बच्चों को मुफ्त टिकट देकर वह अपने कमरे में गया, उत्सव से पहले आराम करने की सोच रहा था। तभी सोई अचानक उसके पास आया और धीरे से एक रिपोर्ट दी। नायक मसायुकी और उसकी टीम शहर की सीमा पर पहुंच गई थी। रिमुरु ने थोड़ी चिंता के साथ सोचा कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। बिना देर किए वह उनका स्वागत करने के लिए निकल पड़ा। मुखिया द्वार पर उसने एक बड़ी गाड़ी देखी जिसमें पहले कैद किए गए एल्फ्स जैसे लग रहे थे। पास में एक और गाड़ी थी जिस पर एक सुनहरे बालों वाला युवक बैठा था जो वीरता की आभा बिखेर रहा था। हालांकि रिमुरु पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह डराने की कोई चाल हो सकती है और सोचा कि क्या यह युवक वाकई मसायुकी था। पहली नजर में वो ज्यादा ताकतवर नहीं लगा, पर रिमुरु सतर्क रहे, सोचते हुए कि शायद मसायुकी ने अपनी असली ताकत छुपाई हो। शांत भाव से रिमुरु ने उसकी ओर देखा। रिमुरु को देखकर युवक ने अपनी गाड़ी रोक दी। उसके साथी तुरंत आक्रामक हो गए, पूछते हुए कि क्या दानव राजा नायक को चुनौती देने आया है। पर रिमुरु, जो एक मित्रवत दानव राजा दिखना चाहता था, ने अपनी जिद को दबाया। उन्होंने एल्फ्स को बचाने के लिए मसायुकी और उनके दल का शुक्रिया किया और उन्हें राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन मसायुकी का एक मजबूत साथी रिमुरु का मजाक उड़ाते हुए, उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार को हंसी में उड़ा दिया। यह सुनकर आसपास के व्यापारी हैरान हुए और रिमुरु का धैर्य टूटने लगा। वो सीधे मुकाबला कर सकता था, पर विदेशी गणमान्यों के सामने अपनी छवि बिगाड़ने से बच रहा था। जैसे ही रिमुरु फंसा महसूस कर रहा था, युकी ने सही समय पर बातचीत में हस्तक्षेप। मसायुकी ने राहत महसूस करते हुए युकी का स्वागत किया, पर उसके साथी अभी भी आक्रामक थे। युकी को चेताया कि फ्री गिल्ड में उसके रुतबे के बावजूद मसायुकी को कम न आंके। मसायुकी, जो अब तक चुप था, परेशान दिखाई दिया। रिमुरु ने भांप लिया कि मसायुकी खुद झगड़ा नहीं चाहता था। यह देखकर युकी ने नायक के उग्र साथियों को शांत करने की कोशिश की। फिर भी वे रिमुरु पर संदेह करते रहे। रिमुरु ने विषय बदलने का सुझाव देते हुए एक नया विचार पेश किया। उसने अगले दिन के त्योहार में होने वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का जिक्र किया। कहा कि अगर वे जीतें तो वो उनकी चुनौती स्वीकार करेगा। उनका इरादा टूर्नामेंट में प्रतिद्वंदियों की क्षमताओं का आकलन करना था। मसायुकी के लोग उत्साहित थे। रिमुरु को अपना कौशल दिखाने की बात कर रहे थे। मसायुकी हालांकि हताश दिखा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद वे चले गए। युकी और रिमुरु ने राहत महसूस की और सम्मेलन कक्ष लौट गए। शाम को एक सजे हुए हॉल में कई देशों के गणमान्य व्यक्ति जमा हुए। रिमुरु के आदेश पर एक शानदार दावत शुरू हुई। कुलीन वर्ग ने भोजन की विविधता देखकर खुशी जताई। आकर्षक पारी ने विभिन्न पेय परोसे, जो माहौल को और भी सुंदर बना रहे थे। हॉल में हकुरु ने अपने दादा से सीखी सुशी कला का प्रदर्शन किया। सभी ने उनकी तारीफ की। माहौल उत्साह से भरा था और हॉल खुशी से गूंज रहा था। लेकिन तभी उसी पल एक सैनिक अचानक चिल्लाते हुए कमरे में घुस आया। विभिन्न देशों के गार्ड कमरे में दौड़ पड़े। हकुरु हैरान था, सोच रहा था कि इतना हंगामा क्यों मचा है। उसने न तो कोई शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा महसूस की थी, न ही सुरक्षा में कोई कमी। अचानक इतनी घबराहट क्यों? फिर
हर देश के सैनिकों ने अपने नेताओं को संदेश दिए। पता चला कि जादूगर राजवंश के सम्राट अल्मेजा एल रूसारियन रक्षा संघ पहुंचे थे और पैदाल हॉल की ओर आ रहे थे। विभिन्न देशों के कुलीन लोग घबराए हुए थे, कई अपने वातन संदेशवाहक भेज रहे थे। रिमुरु सोच में पड़ गया, क्या सच में सारिन की महारानी के दर से आने पर इतना बावल था? रिमुरु की बेपरवाही देख पास आए राजा गजेल ने आ भरकर स्थिति की गंभीरता समझाना शुरू किया। जादूगर का राजवंश सेरिन एक विशाल राष्ट्र था जो 13 शाही परिवारों पर शासन करता था। हालांकि इसकी शक्ति पश्चिमी परिषद से कम थी, अपनी सीमाओं में सेरिन का पूर्ण प्रभुत्व था। सेरिन में महारानी एल्मेशा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती, देवी वंशाज और स्वाघोषित आकाश सम्राट ये उपाधियां संदिग्ध थे, पर सेरिन का उत्थान निर्विवाद था। वास्तव में इस महारानी की उम्र सेरिन के 2000 साल के इतिहास से भी अधिक थी। ऐसी सम्राट के सामने राजा गाजल भी सिर नहीं उठा सकते, अल्पजीवी कुलीनों की तो बात ही छोड़ दें। गंभीर स्वर में बोले, अपने शब्दों को दिल से लगाते हुए रिमुरु ने खुद को तैयार किया। जल्द ही शोरगुल भरा हॉल शांत हो गया जब स्वाघोषित आकाश सम्राट एल्मेसिया सरिन ने भव्य प्रवेश किया। बर्फ जैसी गोरी त्वचा, लहराते चांदी के बाल और तीखी पन्नी आंखें जो सब कुछ भेद सकती थीं, वो निस्संदेह सुंदर थी। उसके पीछे के रक्षा कपार शक्ति प्रदर्शित कर रहे थे और उनका औपचारिक परिधान भी पौराणिक जादुई उपकरण लग रहा था। यह देखकर रिमुरु दुनिया के अजूबों पर आश्चर्यचकित रह गया। एल्मेसिया ने सौम्यता से रिमुरु के आतिथ्य के लिए अपनी संतुष्टि और आभार व्यक्त किया, जवाब दिया। लेकिन तभी रिमुरु के भीतर निवास करने वाले बुद्धि के स्वामी ने एक चेतावनी। एल्मेसिया ने किसी प्रकार का मानसिक हस्तक्षेप शुरू किया था। यह हमला नहीं, बल्कि उसके नायक की हाकी का स्वाभाविक प्रभाव था, जो गजाल से भी अधिक शक्तिशाली था। संभवतः उसके पास एक राक्षस राजा के बराबर शक्ति थी। रिमुरु सतर्क रहा और मैत्रीपूर्ण वार्ता के लिए तुरंत उन्हें बैठने और मिठाई खाने का निमंत्रण दिया। मुस्कुराते हुए एल्मेशा रिमुरु के पास आई, संकेत देते हुए कि वह जल्द ही एक अनौपचारिक बैठक चाहती है जहां कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। रिमुरु की सहमति पर एल्मेशा संतुष्ट होकर अपने दाल में लौट गई और उत्सव में शामिल हो गई। लेकिन महारानी एल्मेशा के आगमन के कुछ ही देर बाद हॉल के प्रवेश द्वार पर फिर से हलचल मची। राजा गाजल ने नवागंतुकों को गंभीरता से देखा। नए राजा योमू ने भी आने वालों की पहचान कर ली। रिमुरु ने शयन को इशारा किया और उन्हें स्वागत करने के लिए अपनी सीट से आने वाली भीड़ एक विशाल शक्ति का शासक समूह निकला, जिसने मलिम को अपना नया सम्राट बनाया था। हमेशा की तरह अपने करीबी दोस्त को देखकर मलिम खुशी से स्वादिष्ट भोजन के लिए उत्साहित हो गई। रिमुरु ने उसे आश्वस्त किया कि वो निस्संदेह संतुष्ट होगी। तुरंत बाद शुना मुस्कुराते हुए मलिम के लिए विशेष व्यंजन लाई, सबको खाने का इशारा करते हुए। लेकिन सेवकों ने भी जल्दी से माफी मांगी। रिमुरु ने सोचा स्थिति को शांत करना चाहिए, लेकिन कोई इसे यूं ही जाने नहीं दे रहा था। मेज पर जोरदार थप्पड़ और रहस्यमय मुस्कान के साथ शुना ने अचानक मिद्री का सामना किया, जो पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। बस करो, शुना ने आंखें फैलाए और मुस्कुराते हुए मिद्री को कड़ाई से संबोधित किया। सूप का कटोरा उसकी ओर बढ़ाते हुए वो बोली, यह सूप कई मसालों से मिश्रित रिमुरु सामा के आदर्श का प्रतीक है। जैसे मलिम सामा का शासन कई जातियों को समेटाता है, व्यक्तिगत शक्ति मजबूत है, पर संयुक्त शक्ति और भी बड़ी है, जो सद्भाव का सार है। इसे चखो। शायद शुना की उपस्थिति से दबा मिद्री ने हिचकते हुए एक घूंट लिया और उसका चकित चेहरा अप्रत्याशित स्वाद की गवाही दे रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए शुना ने अपना रूपक जारी रखा। मलिम के शासन के तहत विभिन्न देशों की तुलना अलग, हर व्यंजन अपने आप में स्वादिष्ट था, पर साथ में वे शानदार दावत बनाते थे, जैसे देश मिलकर समृद्ध होते हैं। यही वो दुनिया थी जिसकी कल्पना रिमुरु ने की थी। उसका चेहरा सच्ची भावना से दमक रहा था। शुना के शब्द आसपास के लोगों के दिलों में उतर। मिद्री अपने रुख पर सोचते हुए
चुप रहा और सामने के खाने को घूरता रहा। आसपास के दर्शक भी गहरी सोच में डूबे दिखे। कल ही लोग रिमुरु के महान लक्ष्यों को समझकर उत्साह से बातें करने लगे। मिद्री ने अपनी गलती समझी और अपने पुराने विचारों पर फिर से सोचा। छोटी सी रुकावट के बावजूद त्योहार की पूर्व संध्या खुशी से संपन्न हुई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम त्योहार के पहले दिन के बारे में बात करेंगे। अगली बार मिलते हैं।